समझते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बुक से बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ पहले, फर्स्ट बुक से, ठीक है, यानी कि पार्ट ए या पार्ट 1 जो है, ठीक है। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है वो है एक तो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला, और कोऑर्डिनेशन में से यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका क्वेश्चन आ चुका है 2024 के पेपर में। तो 25 के पेपर में रिपीट कैसे हो जाए क्वेश्चन वो, तो इसलिए उसके चांसेस नहीं है, चांसेस है इन 3 टॉपिक के। नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि किसी भी आप उठा लो, बहुत आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं उसका 4 नंबर में, नेचर मैनेजमेंट वाला 1 मार्क में मिलेगा। तो इसलिए 1 मार्क में मिलेगा तो वो तो आप वैसे ही कर सकते हो, 1 मार्क में टॉपिक समझना चाहिए बस आपको। तो इसलिए मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो 3-4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में मिल सकता है, जो इस तरह से मिल सकता है वो, ठीक है। तो इनको टॉपिक को अच्छे से करना है। थोड़ा बात कर रहे थे लेवल की, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर, है ना। टॉप में क्या क्या आते हैं, CEO, ठीक है, CFO, COO और हमारे MD साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मिडल लेवल पे कौन कौन आता है, मिडल लेवल पे सारे मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर जितने भी है, हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें हमारा सुपरवाइज़र, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर। इनके केस स्टडी आ सकते हैं कि बताओ कौन सा लेवल है, तो आप समझ जाओ जब भी कोई ऐसा लेवल, देखो हर एक के फंक्शन जब समझोगे तो आपको हर समझ में आ जाएगा। टॉप लेवल क्या काम करता है, कंपनी की पॉलिसी बनाता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव बनाता है, कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचता है, सारे रिसोर्स इकट्ठा करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, और बिजनेस और दूसरे आउटसाइडर के साथ वो हमेशा डील करते रहता है, लाइजन बोलते हैं, लाइजन विद द आउटसाइडर। टॉप लेवल हमेशा कंपनी के जो पॉलिसीज़ है वो बनाता है, और जितने भी रूल्स वगैरह सब बनाता है, और कंपनी के जितने भी है और सबको इंटीग्रेट करके चलता है, सब लोगों को, मिडल हो या लोअर हो। मिडल लेवल क्या काम करता है, मिडल लेवल लिंक क्रिएट कर देता है टॉप और लोअर का। टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई है उसको अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है, उनको लागू करवाता है, अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है, भर्ती करता है, अपॉइंट करता है, उनको काम समझाता है, ड्यूटी असाइन करता है, कोऑपरेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। समझ रहे हो बात को। लोअर लेवल क्या काम करता है, लोअर लेवल वर्कर के साथ काम करता है, वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, वर्कर को काम समझाएगा। टॉप और मिडल में जो भी पॉलिसी बनाई है उनको समझेगा, उनको फॉलो करवाएगा, मेन का काम होता है, ठीक है। तो ये मिडल लेवल की जो भी काम है वो करवाता है, वर्कर की सेफ्टी, वर्कर के बारे में सब कुछ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखेगा, वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, ये सब चीज़ें। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जान है, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट कंपनी के या जितने भी लेवल्स हैं उन सबको सिंक्रोनाइज, एक साथ एक ही डायरेक्शन में कॉमन गोल की तरफ लेके चल जाओ सबको। सब जब कॉमन एक ही गोल की तरफ काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे होता है, हर प्रोसेस पे होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर जगह पे होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, वेलफेयर है, सर्वाइवल के लिए, इसलिए वो एसेंस है। फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ठीक है, सब लोगों को इंटीग्रेट करता है एक गोल के लिए। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सिंपल। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, हर जगह होता है। कोऑर्डिनेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की, चाहे कोई भी हो मैनेजर, उसको करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन के काम गोल अचीव ही नहीं होगा कंपनी का। डेलिबरेटली करना पड़ता है, इंटेंशनली, जानबूझ के करना पड़ता है, कोई मन नहीं है किसी का, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस यही है इसकी कोऑर्डिनेशन की, ग्रोथ इनसाइड, जब कंपनी बड़ी होती है तो वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर मतलब एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं तो वहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए। फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन, जब ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन चाहिए। स्पेशलाइजेशन, कई बार कुछ स्पेशलिस्ट बंदे आते हैं
वो अपने बारे में सोचते हैं, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी लोगों को मिल पाएगी। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस तो यार सिंपल सी है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट से रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती, डायनेमिक है, कंपनी में चेंज होता है, एक्सपेंशन ग्रोथ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस हैं जो हर जगह लिख सकते हो कि अचीविंग ग्रुप गोल, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये ऐसा इंपॉर्टेंस हर जगह लिख सकते हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे स्टाफिंग का हो, चाहे डायरेक्टिंग, चाहे कंट्रोलिंग, किसी का भी, प्लानिंग का भी लिख सकते हो। एफिशिएंसी बढ़ती है, हर जगह लिख सकते हो पॉइंट ये। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हर जगह लिख सकते हो इंपॉर्टेंस में। एक्सपेंशन होती है, ग्रोथ होती है, हर जगह लिख सकते हो। समझ आ रही बात? तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पहले चैप्टर में जो कि सबसे बात है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है, और ये 6 मार्क्स में मिल सकता है आपको वहाँ क्वेश्चन। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल के प्रिंसिपल एक तो, और टेलर के प्रिंसिपल या टेलर की टेक्निक। फ्यूल के प्रिंसिपल, टेलर की टेक्निक, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि केस स्टडी में आ सकती है या फिर सिंपल भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेके देखा, बताओ ऑर्डर को एक्सप्लेन करो, ऑर्डर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्लेन करो, टेलर की टेक्निक है ये, इसको एक्सप्लेन करो। तो सिंपल भी आ चुका है क्वेश्चन। अभी आप 224 पे देखोगे, वहाँ सिंपल क्वेश्चन आ रखा है इसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या 110% है, आना ही आना है। तो जब आना ही आना है तो छोड़ना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैंने इसके भी वीडियो बना रखी है, इसके भी वीडियो बना रखी है, वो दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके चेक कर लो। फ्यूल के प्रिंसिपल सारे समझा रखे हैं एक ही वीडियो में, टेलर की टेक्निक भी समझा रखी है, तो आप टेलर के प्रिंसिपल भी समझा रखे हैं बल्कि वहाँ पर, ठीक है। 2 वीडियो है, चेकआउट कर लो जल्दी से, और वहाँ जाके इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें तो वही है फीचर्स वाला टॉपिक एक तो, और डायमेंशंस के शॉर्ट ट्रिक क्या है, पेस्टल मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है एक तो, इकोनॉमिक, हालांकि मुझे पता है पहले इकोनॉमिक लिखना चाहिए, लेकिन ये याद करने का तरीका है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे बचाने के, जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लॉन्च कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट का एटीट्यूड बता रही है, या तो गवर्नमेंट का रिलेशन बता रहे हैं बाहर की कंट्री के साथ, तो जब भी गवर्नमेंट कोई अभियान चला रही है, प्रोग्राम चला रही है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, पॉलिटिकल है, जब भी कोई पैसे से रिलेटेड बात होगी, आपके पैसों पे असर पड़ेगा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब होता है इनकम, पैसा, टैक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, पैसों पर असर पड़ेगा। लोगों की इनकम बढ़ रही है, घट रही है, असर पड़ रहा है। डिमांड सप्लाई बढ़ रही है, पैसों पर असर पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, महंगाई, ये सब किस में आएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मनी सप्लाई वगैरह। सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी से रिलेटेड, लोगों की हैबिट बदल रही है, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों का ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। लोग आजकल ये चीज़ कर रहे हैं फॉलो, वो चीज़ कर रहे हैं, तो सोसाइटी की बात हो रही है। टेक्नोलॉजी का तो बहुत ज़्यादा आसान है, जब भी कोई नई चीज़ आ रही है, नया इन्वेंशन, नई टेक्नोलॉजी, नया कुछ आ रहा है। और लीगल, कानून, कुछ भी एक्ट बन रहा है, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, पैकेट पे लिखना जरूरी है, इलीगल है। कोई कोर्ट ने जजमेंट पास करी है, लीगल है, ठीक है, लीगल में आएगा। फीचर्स भी आप याद कर लेना कि भाई जैसे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सब कुछ बाहर होता है बिजनेस इन्वायरमेंट के, बिजनेस के। स्पेसिफिक और जनरल, स्पेसिफिक मतलब कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, जो बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। जनरल मतलब सबको डालते हैं, यानी कि जनरल में क्या आ जाएगा, ये पेस्टल। अनसर्टिनिटी, पता करना बड़ा मुश्किल काम है क्या होने वाला है। कॉम्प्लेक्स, ये पता करना मुश्किल है कि मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। डायनेमिक, चेंज होता रहता है। इंटररिलेटेडनेस, एक एनवायरनमेंट चेंज होगा, इनमें से एक में चेंज होता है, दूसरे में चेंज आता है, इंटररिलेटेडनेस। और रिलेटिविटी, किसी कंट्री में अलग होगा इफेक्ट, किसी कंट्री में अलग, किसी रीजन में अलग, किसी रीजन में अलग। समझिए बात को, वेरी गुड। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है ना, ये 16 नंबर के, 16 नंबर कम नहीं होते। अगर आपने अच्छे से कर लिया, 16 नंबर आपके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से करना है इसको। अब बात करते हैं जरा प्लानिंग वगैरह की, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके, प्लानिंग
ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों चैप्टर मिला के 14 नंबर के हैं, तो बड़ा बेहतरीन है। प्लानिंग का प्रोसेस अच्छे से करना है, प्लानिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लानिंग के फीचर्स, ये तो कुछ ऐसे फीचर है जो हर जगह रह सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की लिमिटेशन, बट ये है कि इसका क्वेश्चन केस स्टडी के रूप में आ चुका है पिछले साल, तो अगर आ चुका है तो इस बार आने के चांसेस बहुत कम है। तो प्लानिंग का प्रोसेस कहाँ आ सकता है, या फिर अब जो जिसके आने के चांसेस है वो है टाइप्स ऑफ प्लान, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्ट, स्टैंडिंग, सिंगल यूज, और बेसिकली प्लानिंग, ये जो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, ठीक है, बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये सब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट बनाना, क्या अचीव करना है, वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बनाते हैं, जिससे मैं कोई आगे कोई लॉन्ग टर्म विजन सेट कर सकूँ कंपनी का, को आगे क्या करना है। पॉलिसी, जनरल गाइडलाइन, पॉलिसी से प्रोसीजर बनता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, फिर मेथड बनता है काम को करने का। रूल क्या होता है, वही कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। बजट, न्यूमेरिकल टर्म्स में कुछ मैं एक साल के अंदर क्या अचीव करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, सेल बजट, कैश बजट, ये सब चीज़ें होती है। प्रोग्राम, जो सबका कॉम्बिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल, बजट, सब आ जाता है इसके अंदर। ये किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे कि घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए होता है। तो ये मैं कह रहा था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्रोसेस की मैं वीडियो बना भी चुका हूँ अभी, सारे प्रोसेस मैंने एक वीडियो में समझा रखे सारे। फीचर्स, ये फीचर रहने दो जरा, फीचर नहीं, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनता है, उसके फ़ायदे, नुकसान। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक प्रोडक्ट के लिए होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए होता है, ये इसके फ़ायदे नुकसान, ठीक है। फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन यहाँ से भी बन सकता है। और फिर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये दो ऐसे टॉपिक है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस वगैरह भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 14 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं यहाँ से, बहुत ध्यान से पढ़ लो इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की। पहले थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ, फंक्शन स्ट्रक्चर या फिर ये जो है प्रोसेस, में ऑलरेडी बता चुका हूँ इंपॉर्टेंस क्या है। स्पेशलाइजेशन आती है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कि आपको सुपीरियर सबऑर्डिनेट समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अडोप्शन टू चेंज को ला सकते हो, एक्सपेंशन, ग्रोथ, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगी। फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस तरीके से कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एमडी है, उसके नीचे डिपार्टमेंट बनाती है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, और परचेज। डिवीज़न कैसे बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एमडी है, उसके नीचे आपने डिपार्टमेंट नहीं बनाए, डिवीज़न बना दिए प्रोडक्ट के। जैसे कॉस्मेटिक का अलग डिवीज़न, उसके नीचे यही सारे डिपार्टमेंट हो जाएंगे, टॉयज़ का अलग, गारमेंट्स का अलग, इसका अलग, उसका अलग। इसके फ़ायदे ये है कि इसमें आप एक फंक्शन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाती है, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर करना आसान है, ओवरलैपिंग नहीं होती। नुकसान ये है कि भैया ये कोऑर्डिनेशन दूसरे डिपार्टमेंट से करना मुश्किल है, झगड़े हो सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव फोकस कर सकते हैं, कंपनी को भूल जाएंगे। इसमें ऑटोनॉमी आपको मिलती है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट बन जाओगे, कोऑर्डिनेशन करना आसान है क्योंकि कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। नुकसान ये है कि कई बार हम अपने ऑब्जेक्टिव फोकस करते हैं, वही दूसरे पे नहीं करते, कंपनी को भूल सकते हैं। और कई बार खर्चे बहुत होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है बहुत। कई बार हम ज़्यादा पावर देते हैं, ऑटोनॉमी देते हैं, तो वो अपने फ़ायदे को मिसयूज़ करते हैं उसका। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही है कि रूल्स रेगुलेशन जहाँ होते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, सबको पता होता है क्या काम करना है क्या नहीं। इनफॉर्मल में, जब फॉर्मल में काम करते करते आपस में फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंडली रिलेशन इनफॉर्मल है। डेलीगेशन, जब मैनेजर अपना काम, जब बर्डन होता है वो अपने काम को बांट देता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज नोन एज डेलीगेशन।
अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, 3 एलिमेंट है इसके, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मैनेजर अपनी डेलीगेट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। आप अथॉरिटी दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, लेकिन अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट, कि भाई तू अकाउंटेबल है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग पावर नीचे लेवल तक बांट देता है, सभी लेवल पे, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये ज़्यादा जब ये तब करते हैं जब कंपनी बड़ी हो रही हो। डेलीगेशन इज कंपलसरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल, ठीक है। डेलीगेशन में तो आपकी पूरी पावर नहीं बढ़ती, पूरी पावर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, वो आपको पूछते रहना पड़ता है बार बार। इसमें आपको पूरी फ्रीडम दी जाती है। डेलीगेशन के फ़ायदे यही है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजर अच्छे से काम करेगा, इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान देगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा और मोटिवेशन मिलेगा, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, स्केलेटन बनेगी, ठीक है, ग्रोथ होगी कंपनी की या फिर जो भी है, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगी। डिसेंट्रलाइजेशन रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को राहत मिलेगी। मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर बनेगा, डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है, ग्रोथ, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये सब बनेगा, ठीक है। चलिए, तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर 20 नंबर के, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग 14 नंबर के। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आपके 20 नंबर के चैप्टर, यानी कि टोटल मिला के ये बुक 50 नंबर की पहली वाली। तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। डायरेक्टिंग, स्टाफिंग में से क्वेश्चन आता है कहीं में, स्टाफिंग बताता ही है। इसका स्टाफिंग का प्रोसेस, जो कि पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, स्टाफिंग का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिलेक्शन का प्रोसेस भी डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में, तो वो भी आप देख लेना। रिक्रूटमेंट भी डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में। रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैसे होती है, इंटरनल एक्सटर्नल वाले जितने भी सोर्स हैं वो कर चुका हूँ, सब डिस्कस मैं उस वीडियो में। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि भाई रिक्रूटमेंट भर्ती करना, यानी कि सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, सही लोगों को ढूंढना और फिर उसे इंड्यूस करना ताकि वो कंपनी में अप्लाई करे, अट्रैक्ट करना उसे, चाहे वो इंटरनल हो, इंटरनल तरीके से ट्रांसफर, प्रमोशन, एक्सटर्नल बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, वो हमें समझना है। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें रिजेक्ट ज़्यादा करते हैं, इसमें नहीं करते। ट्रेनिंग की बात करते हैं जरा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होता है कि उसे आप स्किल्स बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए उसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है, ताकि वो उसके स्किल बढ़े, नॉलेज बढ़े, काम अच्छे से करेगा वो। डेवलपमेंट होता है ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ताकि जैसे उसके लिए आप करियर प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए मोटिवेशन सेशन प्लान कर रहे हो, ताकि उसकी पर्सनल ओवरऑल ग्रोथ हो। ट्रेनिंग तो है कि सिर्फ वो जो काम कर रहा है वो वाली ग्रोथ हो, स्किल बढ़े उसकी। ज़रूरी इसलिए है कि ट्रेनिंग से वो ज़्यादा पैसा कमा पाता है, ज़्यादा करियर आगे बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी और वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की, कंपनी आगे बढ़ेगी। कंपनी के लिए भी ये लगभग यही फ़ायदे है, मोराल बढ़ेगा एम्प्लॉय का, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग डेवलपमेंट में डिफरेंस यही है कि ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म वो एक चीज़ है। ट्रेनिंग एक सिर्फ जॉब से रिलेटेड होती है, डेवलपमेंट उसकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड होती है। एजुकेशन एक इसमें भी है, एजुकेशन का मतलब होता है सिर्फ नॉलेज देना, ट्रेनिंग में स्किल को बढ़ाना। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जरा, ट्रेनिंग 2 तरीके की होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, है ना। ऑन द जॉब मतलब जॉब के साथ साथ, ऑफ द जॉब मतलब वर्क प्लेस के बाहर। अब ऑन द जॉब होती है अप्रेंटिसशिप वाली ट्रेनिंग और इंटर्नशिप और इंडक्शन। अप्रेंटिसशिप मतलब जो मास्टर वर्कर की गाइडेंस में उसको ऑब्जर्व करके सीख रहा है आदमी, जैसे प्लम्बर वगैरह सीखते हैं। इंटर्नशिप में थियोरेटिकल नॉलेज है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए कहीं पे आपको 6 महीने के लिए कहीं पे गए, वहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, आपको कुछ ट्रेनिंग मिलेगी एक तरह की। इंडक्शन मतलब स्वागत कर रहे हैं, नए एम्प्लॉय आया, आप सबका स्वागत है, उसको फैमिलाइज करवा रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि देखो ये मेरा आपका बॉस है, ये वो है, जिससे वो फैमिलाइज हो जाए, जिससे वो घुल मिल जाए। ऑफ द जॉब में एक ही नाम रखना है, वो है वेस्टिब्यूल स्कूल, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी कि डुप्लीकेट मॉडल बनाना मशीन का। कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसको चलाना सिखाना है, तो उसे डुप्लीकेट मॉडल बना दिया उसका और वहाँ पर चलाना सिखा रहे हैं वर्क प्लेस के बाहर, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो।
डायरेक्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है भैया? डायरेक्टिंग में वही है, एक तो इसके फीचर्स वो अच्छे से कर लेना। इंपॉर्टेंस का कोई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इस बार आने के चांसेस कम है इंपॉर्टेंस के। मेन इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन वाला, मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मास्लो की थ्योरी है, फिर लीडरशिप वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेजिस्फेयर और कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन के बैरियर और ठीक कैसे करते हैं। तो ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मोटिवेशन की बात करूँ तो इसको थोड़ा बात करते हैं मोटिवेशन की। जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसकी शॉर्ट ट्रिक है फाइनेंशियल इंसेंटिव के पॉइंट याद करने की, और नॉन फाइनेंशियल। मास्लो की थ्योरी तो आपको पता ही है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, एफिलिएशन नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, है ना। फाइनेंशियल इंसेंटिव की शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये PPPP BCR, 4 PBCR। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? सॉसेज, SOCE, 3 बार E है और J, सॉसेज। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक? है P 4 बार है, 4 P से नाम है, पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग, परक्विजिट। ये 4 P है। BCR, बोनस, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट। अब इनके मतलब समझने वो आप समझ जाओगे, बहुत आसान है ना। सॉसेज, स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, 3 E है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जिसे ऑटोनॉमी बोलते हैं, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक में बॉस सेंटर्ड है, डेमोक्रेटिक मिल के काम करते हैं, लेजिस्फेयर में खुली छूट देते हैं आपको। कम्युनिकेशन फॉर्मल, जिसमें स्पेसिफिक चैनल होता है कि यहाँ से स्केलर चेन तरीके से या अलग अलग तरीके होते हैं। इनफॉर्मल वाला जिसका कोई चैनल नहीं है, कहीं भी फ्लो हो सकती है इन्फॉर्मेशन। बैरियर होते हैं, बैरियर के भी शॉर्ट ट्रिक है, POPS, पॉप्स, या फिर SPOP, साइकोलॉजिकल। इसकी शॉर्ट ट्रिक है वही साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सिमेंटिक लैंग्वेज से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल दिमाग से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, पर्सनल मतलब पर्सनल। उसके अलग अलग पॉइंट है, और बैरियर ठीक कैसे करे वही उसमें से निकाल देना, ठीक है। समझ के बात को। कंट्रोलिंग की चलो बात करते हैं। कंट्रोलिंग में कुछ नहीं है यार, कंट्रोलिंग के फीचर कर लेना, इंपॉर्टेंस कर लेना कि भाई एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी चेक कर सकता हूँ, ऑर्डर डिसिप्लिन बना रहेगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होगी, काम अच्छे से होगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय को समझ में आ जाएगा। समझिए, कंट्रोलिंग का प्रोसेस है स्टैंडर्ड सेट करना, फिर उसे मेजर करना, फिर उसे कंपेयर करना, फिर उसे डेविएशन का एनालाइज करना, फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बस यही है और कुछ नहीं। और रिलेशनशिप पहचानना, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप क्या है कि प्लानिंग बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड भी, फॉरवर्ड भी है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकती, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकती, दोनों आपस में डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग पीछे देख के करते हो, कंट्रोलिंग को देख, जो आपने पीछे कंट्रोलिंग करी है उसको देख के आप आगे प्लानिंग करते हो, तो बैकवर्ड होगी। और प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग आगे के लिए होती है। कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड है, पीछे चेक करते हो कि भैया काम कैसे हुआ, और फिर आगे से ठीक करते हो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी होगी। तो कंट्रोलिंग प्लानिंग से होती है, पीछे जो आपने प्लानिंग कर रखी है उसी से कंट्रोलिंग होगी ना, कि पीछे प्लानिंग से आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, और कंट्रोलिंग फिर, और कंट्रोलिंग से आगे का नया प्लान बनता है, तो प्लानिंग भी डिपेंड है कंट्रोलिंग पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।